देखती रहिए अटक ब्रॉडकास्ट। वाजिबुल एहतराम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, पीपल्स पार्टी के ज़िले, तहसील और दीगर हमारे जो अलाइड विंग्स हैं उसके अहदेदारान और इंतहाई काबिल एहतराम हमारे इस इलाका के वसनीकों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम तासीस बुनियादी तौर पे जिस तरह अफराद की ज़िंदगी में उनका यौम पैदाइश मनाया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है, ये जमातों का बर्थडे होता है। और आज पीपल्स पार्टी 57 साल की हो गई। 56 साल गुजर गए, 57वां शुरू हो रहा है। और इस खास दिन आज अटक में हमारे दोस्तों ने, साथियों ने, यूसी सरवाला के हमारे इन मेहरबानों ने इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया। मैं सब दोस्तों को, सारी तंजीमों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अशरा याद साहब और उनका खानदान एक अरसा से पीपल्स पार्टी की खिदमत करता आया है और आज भी ये चट्टान की तरह पीपल्स पार्टी के साथ हैं। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने ज़िला के तमाम दोस्तों को, पार्टी के कारकुनों को इंतहाई मुश्किल वक्त में, जब लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, इसका नाम लेवा पंजाब में कोई नहीं, उन हालात में भी झंडा उठा के चलते रहे और आस्ता आस्ता अपने काफ़िले को बड़ा करते गए। मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं अटक सिटी की तंजीम को भी मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पे हैदर साहब को और खुर्रम शहजाद साहब को, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सच्ची बात है, आज दिल खुश हुआ जब हम अटक में दाखिल हुए तो मुख्तलिफ जगहों पे बैनर्स भी लगे थे, पोस्टर्स भी लगे थे और जगह जगह पे लोग खुशी से, उनके चेहरों पे खुशी के इजहार थे। वो किसी जबर के तहत बंधे हुए नहीं थे और लोगों ने वहाँ हमारे इस्तकबाल किए, पीपल्स पार्टी के झंडे बुलंद किए। मैं इन दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझसे पहले मेरे सीनियर साथी भट्ट साहब ने पीपल्स पार्टी के यौम पैदाइश, जो आज से 57 साल पहले पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, उसकी तफसील बयान कर दी। मैं उसमें आपका वक्त नहीं लेता। सो उन्होंने बड़ी तफसील से बयान कर दिया। पार्टियां कबीलों की तरह होती हैं, अफराद की तरह होती हैं। एक कबीले के अंदर अच्छे हालात भी आते हैं, बुरे हालात भी आते हैं, खानदानों में भी अच्छे हालात आते हैं, बुरे हालात आते हैं, मुश्किलात आ जाती हैं, कभी अपनी गलतियां होती हैं, कभी बाहर से चीजें आप पे मुसल्लत कर दी जाती हैं। पीपल्स पार्टी ने जो राह इख्तियार की थी, जो रास्ता चुना था कि इस मुल्क के ताले आजमाओं और इस मुल्क के जो ताकतवर लोग थे, जागीरदार और सरमायादार थे, जब उनसे टकराने की पॉलिसी इख्तियार की थी, जब इस मुल्क के आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली लाने का ख्वाब देखा था, तो वो हकीकी तब्दीली का आगाज करने के बाद फिर उसकी सजाएं मिला करती हैं और हमने वो सजाएं सीनों पे झेली हैं और हमें अपनी उन सजाओं पे फख्र है। वो शहीद भुट्टो के वक्त में कारकुनों की कुर्बानियां थीं, वो शहीद भुट्टो और उनके साथियों की कुर्बानियां थीं, वो उनके खानदान की कुर्बानियां थीं। या आज तक बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो साहब के साथ उनके कारकुन जो साथ ही साथ चल रहे हैं और तमाम मसाइल का सामना कर रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर हो गई। कब कमजोर हुई? पीपल्स पार्टी ने 2002 में पंजाब से भी इलेक्शन जीता
हम सूबाई हुकूमत बना सकते थे। उस वक्त भी कौमी असम्बली के अंदर हम अक्सरियत में थे और उस वक्त के जाबरों ने पीपल्स पार्टी के 21 लोगों को तोड़ के उनको पेट्रियाट के नाम पे एक अलग ग्रुप बना के अपनी एक वोट की अक्सरियत से हुकूमत बनाई थी। अगर पीपल्स पार्टी को मौका दिया जाता तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती थी। मैं आज पीपल्स पार्टी के कारकुनों ये बात सर फख्र बुलंद करके कह सकता हूं, सर बुलंद करके, कि पीपल्स पार्टी का ये एजाज है कि आज तक पीपल्स पार्टी ने कभी किसी एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर इलेक्शन नहीं जीता। हमने जब इलेक्शन जीता है पीपल्स पार्टी को, जब भी फ्री हैंड दिया गया, हमें जब भी इक्वल मैदान दिया गया, हमारे रास्ते रोकने की कोशिश नहीं की। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मैदान मारा है। और अब हमारे रास्ते रोकने वालों को भी समझ आ गई कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात को अगर इसके रास्ते रोकोगे तो फिर जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, आज जो कौम परस्ती के नाम पे, आज जो लसानियत के नाम पे, आज जो फिरका वारियत के नाम पे, आज जो दहशतगर्दी के नाम पे, आज जो मजहब के नाम पे हमारे ऊपर चीजें मुसल्लत हो गई हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जत्थाबंदी हो गई है, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। आज हमारी जो आपस में कौमी यकजहती है उसके ऊपर सवाल है, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि जब आप चारों सूबों की जंजीर बेनसीर को शहीद करेंगे और उसके रास्ते रोकेंगे, उसकी जमात के रास्ते रोकेंगे, तो फिर ये लाजमी आपके अमाल का सिला है, फिर ये होना है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बीबी शहीद का बेटा, आज भी आपने सुना कोई नौजवान ऐसा भी है, इस उम्र में तो नौजवान दूसरों को गालियां देते फिरते हैं। आज एक जमात जो अपनी पॉपुलैरिटी के नारे लगाती है वो तो नौजवानों को बदतमीजी और तूफानी बदतमीजी के दावे कराती है, वो तो उनको सबक देती है। आज भी मेरा कायद, आज भी मेरा लीडर बिलावल भुट्टो वो इतनी आला बातें कर रहा है। उन्होंने आज भी कहा कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इस मुल्क के मसाइल का हल सियासी डायलॉग के जरिए हो सकता है, सियासी मकालमे के जरिए हो सकता है। जब तक सारी सियासी जमातें इकट्ठी नहीं बैठेंगी मसले का हल नहीं निकलेगा। बिलावल भुट्टो साहब जब अपनी पहली असेंबली में पहुंचे 2018 में, उस नौजवान ने जब पहली तकरीर की थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि इमरान खान मुल्क के वजीर आजम थे। उन्होंने कहा था खान साहब हमारे ऊपर केसेस बनाए हैं, हम केस भुगतेंगे, हमारे खिलाफ नैब चलाई है, हम नैब से निपट लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मुल्क के मसाइल बड़े गंभीर हैं, कोई एक जमात मुल्क के मसले का हल नहीं कर सकती। हम तुम्हारे साथ तावन करेंगे, हम मुकदमों में रियायत नहीं मांगेंगे, हम किसी एनआरओ का मुतालबा नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि तुम कदम बढ़ाओ, पाकिस्तान की मुस्बत सिमत में लेके जाने की बात करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। उस दिन से, उससे पहले से लेके इमरान खान क्या कहता रहा, हमेशा पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग को, अपने मुखालिफिन को सिवाय गालियां देने के और क्या किया? क्या किया खान साहब ने? कहां से खड़ी हुई ये जमात? ये जमात जो एस्टेब्लिशमेंट के गमलों में उगती हैं, उन जमातों के यही हालात होते हैं। वो लोगों के जहनों को परागंदा करके, वो जज्बात और हिजान पैदा करके, वो लोगों की जहन को मऊफ करके और कुछ अरसे के लिए हुकूमतों में आती हैं। उस वक्त से लेके बिलावल साहब ने पहली स्पीच में भी कहा और आज भी वो इसी बात का इरादा कर रहे हैं। पिछले कोई तकरीबन 18 से लेके आज 6 साल हो गए। 6 साल से बिलावल साहब की और पीपल्स पार्टी की यही सोच और यही पॉलिसी है कि इस मुल्क के मसलों का हल जमहूरियत में डायलॉग के जरिए होता है, मुकालमे के जरिए होता है, जिरकों के जरिए होता है, जबर के जरिए मसाइल का हल नहीं हो सकता। आज भी उनकी यही सोच थी। इमरान खान आपने हमेशा गालियां दी हैं और हमने गालियां खा के भी तुम्हें फूल पेश किए हैं, इसलिए कि हम पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इस मुल्क को क्या क्या खतरात दरपेश हैं। आप तो नाक बतनदेशी में
आज हालत ये है कि आपकी जमात बगैर सोचे बगैर समझे असला उठाए हुए, वो जो कांसू गैस शेल हैं वो लिए हुए, पूरी रियासती मशीनरी को लेके हर महीने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करती है। पाकिस्तान के लोगों, हमें ये सोचना होगा, एहतजाज हमसे ज्यादा किसने किए? आओ हम तुम्हें बताते हैं, पीपल्स पार्टी से सबक सीखो कि एहतजाज कैसे करते हैं। हमने पुरअमन एहतजाज किए, हमारे रास्ते फौज ने रोके, हमारे रास्ते पुलिस ने रोके, रेंजर्स ने रोके, लेकिन हमने उनके खिलाफ बंदूकें नहीं उठाई, हमने उनके खिलाफ लाठियां नहीं उठाई, हमने उनके सामने सीने पेश किए हैं। अरे यार, कौन सा वो एहतजाज है जिसमें हमारे लीडर गिरफ्तार नहीं हुए, जिसको हमारे लीडरों ने आगे आके लीड नहीं किया? ये कैसी जमात है? 950 बंदा उस दिन इस्लामाबाद में गिरफ्तार होता है। अरे एक भी लीडर नहीं है, एक भी एमएनए एमपी नहीं है, एक भी ओहदेदार नहीं है। ये जमातें इनकलाब लाएंगी, ये चलेंगी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने, ये इस मुल्क के जाबरों के खिलाफ लड़ेंगी। इनके अंदर वो ताकत, वो सलाहियत, वो अकल, वो फहम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेंगे बिलावल साहब वाले। ये चिराग हैं जिनका विरसा है, जिनके खून में ये शाबात शामिल है कि इस मुल्क को आगे लेके कैसे चलना है। इसीलिए हम बार बार मुशावरत का, हम बार बार डायलॉग का, हम बार बार मकालमे का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन खान साहब कहते हैं कि मैंने मकालमा फौज से करना है। फौज तो मकालमे सियासतदानों से नहीं करती, अदलिया तो मकालमे सियासतदानों से नहीं करती। हमसे सीख लो। हम और मुस्लिम लीग आपस में बहुत लड़े, उन्होंने हमारे खिलाफ केसेस बनाए, हमने उनके खिलाफ बनाए। उन्होंने उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। कौन सा इलेक्शन है जो हमसे नहीं छीना गया? कौन से इलेक्शन के अंदर हमारे लोग नहीं तोड़े गए, हमारे खिलाफ पैसे बांटे गए, वोट तकसीम किए गए, बंदे तोड़े गए? लेकिन हम एहतजाज करते थे, हम असेंबलियों में बैठते थे। बीबी शहीद को कहा गया, एक वक्त था कि उनको 17 सीटें दे दी गई, सिंध में भी हुकूमत हमसे छीन ली गई। बीबी शहीद को लोगों ने कहा कि बीबी इतना बड़ा डाका पड़ा है, हमें बायकॉट कर देना चाहिए। बीबी शहीद ने कहा नहीं, मेरी एक भी सीट हुई तो मैं असेंबली में बैठ के लड़ूंगी, मैं जमहूरी तरीके से लड़ूंगी। और तारीख शायद है वो 17 सीटों के साथ असेंबली में बैठी और फिर अगली दफा हुकूमत बनाई। इमरान खान सियासत तदब्बर से, हौसले से, फहम और फरासत से होती है, सड़छड़े जज्बात से नहीं होती। और तुम अगर जज्बाती करके कौम को ये कहो, ये होता है जज्बात का नतीजा। आज पाकिस्तान मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, बहुत गंभीर मसाइल का शिकार है। आज हमारे यहाँ कौम परस्ती के नाम पे, अलहदगी पसंदी के नाम पे, लिसानियात के नाम पे, फिरका वारियत के नाम पे इतने धड़ेबंदियां हो गई हैं, इतने चैलेंजेस हैं रियासत को कि हम सबको मिलके इसका हल निकालना पड़ेगा। जब इमरान खान के खिलाफ खान साहब ने फैसला कर लिया, जब उनकी हुकूमत थी, तो 2022 में खान साहब को समझ आ गई, जनरल फैज ने बता दिया कि अब हमारा जो जहाज है ये गर्क होने वाला है। और उन्होंने फैसला किया कि अब जनरल फैज को आर्मी चीफ बना के, तब्दीलियां फौज के अंदर करके, और जो उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर थे इनको हटा के अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन लगा के, जो उन्होंने बाहर के मुल्कों में जैली वोट बनाए थे, इंटरनेट वोटिंग के जरिए वो वोट करा के वो इस मुल्क के अंदर अपना जाबराना निज़ाम मुसल्लत करना चाहते थे। वरना साथियों, ये बात हमें भी मालूम थी, हमें पता था कि इमरान खान बड़ी तेजी से मकबूलियत खो रहा है, अगले इलेक्शन में इसको कैंडिडेट नहीं मिलने। लेकिन अगर हम उसको उस वक्त ना हटाते तो आज पाकिस्तान में इंतहाई खौफनाक, कोई हिटलर से ज्यादा बुरा निज़ाम कायम हो चुका होता। उनके अज़ाइम कुछ इस तरह थे, लिहाजा उनको जब हटाया गया, उस वक्त भी ये याद रखें, ये आपकी जमात का एजाज है, उस वक्त भी ये हुआ। एक वक्त आया कि इमरान खान साहब ने, वो उनकी अपनी फहम व फरासत का आलम यही है, हम उस वक्त भी कहते रहे ये काम ना करना, लेकिन उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों का इंतखाब का फैसला हो गया।
हम पे प्रेशर था इंतखाब कराओ। हमने कहा अगर 2 सूबों में या ख़ास तौर पे पंजाब में पहले इलेक्शन हुआ और मरकज़ में बाद में हुआ, दीगर सूबों में बाद में हुआ, तो एक नया फसाद शुरू होगा पाकिस्तान के अंदर। उसके बारे में लोगों की अपनी अपनी आरा थी। लेकिन फिर हमने फिर ये फैसला किया कि नहीं, हमें उस वक्त भी इमरान खान साहब से रब्ता करके, हमारी हुकूमत थी, इमरान खान को हम अदम एतमाद के नतीजे में फारग कर चुके थे, लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई कराची में। वहाँ पे हमने अपनी क़यादत के साथ मुकालमा करके ये बात फैसला किया कि हमें इमरान खान से डायलॉग खोलना चाहिए। उस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी। पीडीएम में ना मुस्लिम लीग मकालमे के लिए राजी थी, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब मकालमे के लिए राजी थे, ना एएनपी इस बात के लिए राजी थी, लेकिन ये बिलावल भुट्टो साहब की सोच थी। ये पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि नहीं, मकालमा करना चाहिए। एक कमेटी बनाई गई, बिलावल साहब ने कमेटी बनाई। उस कमेटी ने सारी जमातों से बात की। आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब डीआई खान थे, बिलावल साहब उनको डीआई खान मिलने गए, मैं साथ था, वहाँ उनको राजी किया। प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ही थे, मुस्लिम लीग के सदर, इनको राजी किया, बाकी जमातों को राजी किया। जिस दिन हम डेरा इस्माइल खान से फ्लाई करके वापस आ रहे थे इस्लामाबाद, घर पहुँचे तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि जी तमाम जमातें, उनके लीडर खुद पेश हों। फैसला हुआ कि हमारी फर्स्ट ईयर लीडरशिप की बजाय सेकंड ईयर लीडरशिप जाए। मुझे ये एजाज़ है, मुझे पार्टी ने हुक्म दिया कि पार्टी की तरफ से तुम वहाँ पेश हो। मैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मुझे पार्टी ने हुक्म दिया, तो मैं पार्टी की तरफ से पेश हुआ। दीगर जमातों के नुमाइंदे भी आए। हमने अदालत में, मैंने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस बंदयाल की बेंच में कहा, मैंने कहा जज साहबान, ये आइन पीपल्स पार्टी और इस मुल्क के नुमाइंदों ने बनाया था। हम आइन बनाने वाले हैं, हम ही इसके मुहाफिज हैं, आप इसके मुहाफिज हो नहीं सकते। हम ही इसके खालिक हैं, इसको बचाएंगे भी हम, इस पे अमल दरामद भी हम कराएंगे। और ये जो सियासी मकालमा है, ये जो सियासी मसाइल हैं, इनका हल अदालत में नहीं होता। आप जिरगा न करें, आप पंचायत न करें। ये मेरे वहाँ अल्फाज थे, मैंने कहा आप पंचायत कर रहे हैं, पंचायत न करें, इसलिए कि इस मामले में हमारे खिलाफ भी बातें होनी है, लोगों के मफाद को हिट होगा, हमारे खिलाफ भी बातें होंगी, कोई तरह तरह के तबसरे करेगा। आप तबसरे नहीं सुन सकते, आप तनकीद नहीं सुन सकते, आपके ओहदों का तकाजा ये नहीं है। लेकिन उन्होंने वो बात हमारी ना सुनी और 1 वीक का टाइम, मैंने कहा ये हमारा मसला है, हमने कमेटी बना दी है। मुझे कहा हाँ बिल्कुल कायरा साहब, हमें पता है, हम बड़ी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हुआ ये कि 1 हफ्ते का टाइम दिया और कहा जो इमरान खान का मुतालबा है, ये मुतालबा अगर पूरा हो गया, यानी उस दिन के ऊपर हमारी डेट वही है, अगर इमरान के साथ बैठ के कोई और डेट तय कर लेते हो तो ठीक है, वरना उस डेट पे इलेक्शन कराओ। हमने फिर भी इमरान खान साहब के साथ डायलॉग शुरू किया। मैं ज़रा आपकी यादाश्तों को ज़रा ताज़ा कर लूँ। हमने मुकालमा शुरू किया। सेनेट के अंदर दोनों तरफ का, हुकूमत और अपोजिशन की टीमें बैठ गई और मुज़ाकरात हुए। 2 मई 3 मई 2 दिन मुज़ाकरात हुए और फिर 6 मई को फाइनल मुज़ाकरात हुए। उस 6 मई के मुज़ाकरात तक सारी बातें फाइनल हो गई थी। ये तय हो गया था कि पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है, ये 2022 की बात सुना रहा हूँ आपको, हमारी हुकूमत बजट पेश करेगी 24-25 जून को। ये 2 मई की बात है, यानी हम जून में बजट पेश करेंगे, 24-25 जून को बजट पास होगा। हमारा ख्याल था कि जून के बाद जुलाई की 15 तारीख को असेंबली डिज़ाल्व हो। पीटीआई का तकाजा था कि नहीं 30 जून को असेंबली डिज़ाल्व करें। हमने कहा यह भी कबूल है। और उसके बाद 1 दिन इलेक्शन होगा मुल्क के अंदर। ये सारी चीजें तय हो गई। अब मुआहदा लिखा जाना है। शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। उन्हें एक फोन आता है, वो फोन सुनने उस बड़े हाल के कोने में जाके फोन सुनते हैं, काफी देर सुनते रहते हैं।
फिर दूसरे दोस्त को बुला लेते हैं और 15 मिनट बाद वापस आके कहते हैं कि जनाबे वाला, हमारी क़यादत का हमें हुक्म आ गया है, हम आपके साथ मजीद मकालमा नहीं रख सकते। अगर आप फौरी तौर पे असम्बलियां डिसॉल्व करने का ऐलान करते हैं, इलेक्शन की डेट देते हैं, तो हम बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सारी टीम ने उन्हें कहा, शाह साहब अभी तो हमसे मुज़ाकरात करके तय किया है आपने। उन्होंने कहा किया है, लेकिन खान साहब ने वीटो कर दिया। अब आप जरा गौर करें, वो वीटो हो गया, हम बेबस हो गए। ये 6 मई की बात है, फिर 7 मई गुजरी, फिर 8 मई गुजरी और फिर 9 मई हुआ। वो 9 मई का दिन जो इस मुल्क की बदकिस्मती की तरह हमारे साथ साथ लगा हुआ है, उस दिन के बाद इमरान खान की पार्टी ने अपने लिए भी गड्ढे खोदे, इस मुल्क की सियासत के लिए भी गड्ढे खोदे, इस मुल्क के पूरी रियासती स्ट्रक्चर को और एस्टेब्लिशमेंट को भी इम्तिहान में डाल दिया। इन्होंने वो काम किए। हम यही कहते रहे कि खान साहब ये ना करो। अगर 6 तारीख को मुआहदा हो गया होता, उसके बाद 2022 के जो कई अक्टूबर में या नवंबर में इलेक्शन होने थे, फिर ये सारे चर्चे ना होते, फिर ये सारे कजिए ना होते, फिर ये लड़ाइयां ना होती। ये पीपल्स पार्टी की सोच थी, ये बिलावल भुट्टो की सोच थी, ये पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की सोच थी। इलेक्शन हो गया, पीटीआई, ये जो 2024 में हुआ, हमारे साथ जो कुछ हुआ उसको एक तरफ रखते हैं। पीटीआई ने कहा हमारा मैंडेट चोरी हो गया। 8 फरवरी को इलेक्शन होता है। 13 फरवरी को पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मिलती है इस्लामाबाद में, और पूरा दिन, 2 दिन की मीटिंग थी, पूरा दिन बैठ के मीटिंग हुई। और हमने फिर कहा, फिर पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी बहस थी। जब हम ये बात करते थे कि डायलॉग करें, मुकालमा करें, तो हमारे दोस्त भी कहते थे कि किन से मुकालमा करना है। वो जो हर वक्त हमें गालियां देते हैं, जो हर वक्त पाकिस्तान की सियासत को गालियां देते हैं, उनसे मुकालमा करना है, क्यों करते हो ये बातें। लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा नहीं, हमें मुकालमा करना है। ये वो तारीखी जिम्मेदारी थी जो शहीद भुट्टो के बाद बीबी शहीद के कांधों पे थी, और उसके बाद आज बिलावल भुट्टो के कांधों पे है। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ मुकालमा करो। कमेटी बन गई। हमने खान साहब से राब्ता करना था, हमने बाकी जमातों से राब्ते करने थे। रात को सोए, सुबह उठे तो खान साहब की तरफ से ऐलान हो गया कि मैं सबसे मुकालमा करूंगा, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और एमकेएम से मुकालमा नहीं करूंगा। इमरान खान, आपने हर वक्त हमारा रास्ता रोका है, इस मुल्क के जमहूरी रास्ते को आपने डिरेल किया है। याद रखें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग आपस में बहुत दूर दूर थी, हमारी आपस में बड़ी तवील लड़ाइयां रही, हमारे खिलाफ उन्होंने बेशुमार काम किए उस वक्त के हाकिमों से मिलके, और हमने भी अपने दौर में कुछ जातियां उनके साथ की। ये बात इकरार वाली बात है, इसमें कोई जुर्म नहीं है, ये माजी है। हमसे भी गलतियां हुई हैं, हम कोई फरिश्ते हैं कि हमसे गलतियां नहीं हुई। ये फरिश्ते पीटीआई वाले हैं जो कहते हैं हमसे कोई गलती नहीं होती। हम तो इंसान है भाई, हमारी नीयतों में फतूर नहीं है। लेकिन उसमें क्या हुआ, हमने कहा कि खान साहब, आप अगर आज भी मुकालमे के जरिए मसला हल करना चाहते हैं तो आ जाओ। ये जो अभी चढ़ दौड़े हैं इस्लामाबाद पे, इस पे भी पीपल्स पार्टी ने कोशिश की। और आपको याद है, पाकिस्तान के अंदर एक तवील अरसे से एक सियासी बेचैनी थी, एक सियासी उथल पुथल थी। हमारी अदलिया की तरफ से भी पाकिस्तान की सियासत के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ, बल्कि बहुत बुरे बुरे सलूक हुए। और लोगों को इंसाफ देने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ सियासी केसेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो होना शुरू हो गई। एक के बाद एक, इफ्तिखार चौधरी साहब से पहले भी कोई मिसालें अच्छी नहीं थी, उनके बाद तो जो चीफ साहबान आए उन्होंने तो कमाल की दास्तान रकम की हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर वो तमाशे किए हैं जिसको बयान करते हैं तो दुनिया हम पे हंसती है। इसीलिए दुनिया की कौमों में हमारा जुडिशरी का जो मेयार है वो 150 कौमों से भी नीचे आ जाता है। तो उस वक्त भी हमारी कोशिश थी कि किसी तरीके से हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा सके, लेकिन खान साहब ने हर दौर में हमें रोका है। हमने कहा कि खान साहब, आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाहते हो, आप अपोजिशन से लड़ना चाहते हो, लड़ाई सारे मसाइल का हल नहीं हुआ करती। लड़ाई तो कौमें और फौजें भी रोज रोज नहीं लड़ती,
बल्कि स्ट्रेटजी के साथ लड़ी जाती है और अपनी सारी ताकत नहीं लगाई जाती। लेकिन अगर आपके अंदर ये सोच हो, जज्बा हो, तजुर्बा हो, तो फिर आप चीज़ों को ठहर के आस्ता आस्ता सिस्टम के तहत ले जा सकते हैं। हमने बार बार कहा है, बार बार याद दिलाया है कि भाई साहबान, हमें अपने इदारों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज कहते हो कि इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो जाए, हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का सियासी रोल ख़त्म हो जाए। तुम कहते हो इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है। क्या तुम्हारा सारा प्रोपेगेंडा है? क्या होगा इस्टेब्लिशमेंट अल्लाह ना करे कमज़ोर हो जाए तो हिंदुस्तान हमें छोड़ेगा, अफगानिस्तान हमें छोड़ेगा? हम तो उनको भाई कहते हैं। उनके दिलों में हमारे लिए क्या बुग़्ज़ और कीना है, जानते हो ना पाकिस्तानियों? बिल्कुल, बिल्कुल। जानते हो ना वो क्या सोचते हैं? बिल्कुल। वो तो पाकिस्तान के अंदर हमें नहीं रहने देते, यहाँ पे हमारे मासूमों के कत्ल करते हैं, हमारी सिपाह को शहीद करते हैं, हमारी फौज को, हमारे पुलिस वालों को, हमारे रेंजर्स वालों को, हमारे मासूम शहरियों का कत्लेआम कर रहे हैं। उनको पनाहें मिली हुई है वहां पे, तो फिर वो हमें छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ये क्या लोग हैं जो अपने छोटे छोटे मकासद के लिए, और क्या तरीका था, आप धरना देने आए, कहते हैं जी वो देखे पीपल्स पार्टी भी तो धरने देती रही, मुस्लिम लीग भी धरने देती रही, सियासी जमातें भी धरने देती रहीं। ओ भाई देती रहीं, हमने धरने नहीं दिए, एहतजाज किए थे। लेकिन आज एक कानून है मुल्क का कि इस्लामाबाद रोज रोज बंद नहीं हो सकता। एक तय कर दिया गया कि आप इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करना है तो आप संजानी में बैठ के एहतजाज कर सकते हैं, आप जलसा कर सकते हैं, या कोई ऐसा मकाम आप इंतज़ामिया से लेंगे, आप डी चौक में, आप रेड जोन में, आप ब्लू एरिया में नहीं जाके जलसे करेंगे, एहतजाज करेंगे। ये कहते हैं हम कानून नहीं मानते, ये कहते हैं हमने वहीं जाना है। इनको बार बार रोका गया, फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, कत्लेआम हुआ। और मैं रोज इन्हें कहता हूं भाई इस सब की जिम्मेदारी ढूंढो। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये किसी वजीर की जिम्मेदारी है, या तुम्हारे अपने घर के अंदर से लगाई हुई आग है? इसलिए कि बैरिस्टर सैफ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है, बैरिस्टर सैफ और पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, जब पीटीआई ने एहतजाज शुरू किया, ये अटक का पुल क्रॉस करके आगे आ रहे थे, तो अटक के पुल पे कोई 22-23 पुलिस वाले, इनके वो गुलेलों से जो बंटे चलाते हैं वो भी गोली की तरह लगता है, और गोलियां चला के, बंटे चला के इन्होंने 20-22-25 पुलिस वालों को जख्मी किया। अगर गोली चलानी होती तो वहीं चला के वहीं रोक देते। उसके बाद कटी पहाड़ी के पास आके किया, उसके बाद 26 नंबर चुंगी में ये हुआ, वहां कत्लेया, वहां रेंजर्स के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, वहां पुलिस वालों को गोलियां मार दी, और उनके लोग प्लाशन कोफे लेके जा रहे हैं। वो जो आंसू गैस फेंकने वाली बंदूकें हैं वो उठाए हुए आंसू गैस पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं सिविलियन लोग, और ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सारा सोशल मीडिया से भरा पड़ा है, सारा मीडिया दिखा रहा है, सारी दुनिया ने देखा है। वो कहते हैं ना जाने गुल ही ना जाने बाग, तो सारा जाने है, लेकिन ये सामान कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उसके नतीजे में इमरान खान साहब तक एक्सेस दी गई। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ इमरान खान को मिले। खान साहब को जेल में मिलने के बाद उन्होंने जाके ब्रीफ किया, तो इमरान खान ने कहा कि ठीक है संजानी में जलसा कर लो, वहां सिट इन कर लो, वहां धरना दे लो और हुकूमत से मुकालमा जारी रखो। उन्होंने वापस आके खान साहब की अहलिया को बताया कि खान साहब का ये पैगाम है कि आप संजानी में जलसा करो। उन्होंने जब हुकूमत से राब्ता किया तो हुकूमत ने कहा संजानी के रास्ते खोल देते हैं, वो रास्ते खोल दिए गए। पीटीआई राजी हो गई, बुशरा बेगम राजी नहीं हुई। उन्होंने पीटीआई के लीडर की बात को वीटो किया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने डी चौक जाना है। उन्होंने बताया कि डी चौक नहीं जा सकते, उन्होंने कहा मैंने डी चौक जाना है। पेशावर वहां से रेंजर्स वालों को शहीद करके, पुलिस वालों को शहीद करके वो तो रुक रहे। याद रखो ये जो हमारे इदारे होते हैं ना, फौज हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, ये भी बिरादरियों की तरह होते हैं। इनके यहाँ किसी एक बंदे की लाश गिर जाती है ना, उसको गोली लग जाती है, तो ये भी अपने हवास खो बैठते हैं, ये भी बदला लेने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन हौसला, मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं शाबाश देता हूँ
उनके उन इदारों के सरबराहान को भी कि उन्होंने अपनी फोर्सेस को काबू रखा, उनके जज्बात को काबू रखा। पिशावर मोड़ पहुंच के पीटीआई कहती है, ये बातें जो मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा, ये बैरिस्टर सैफ कह रहा है, ये यूसुफजई साहब कह रहा है, ये और उनके साथी कह रहे हैं, ये उनकी कोर कमेटी में डिस्कशंस हुई हैं। उन्होंने कहा कि जनाब यहां बैठ जाते हैं, यहां धरना दे लेते हैं। बीबी ने कहा नहीं, मैंने डी चौक जाना है। फिर 7th एवेन्यू पे जाके कहा कि यहां रुक जाते हैं, उन्होंने कहा नहीं मैंने डी चौक जाना है। डी चौक के इस तकाजे में वहां तक पहुंच के नौजवानों ने मतभेड़ शुरू कर दी। फिर क्या सूरत हाल थी, क्या करती रियासत। कहते हैं पुरअमन एहतजाज है, ये एहतजाज पुरअमन होता है, आपको एहतजाज करने का हक आइन देता है, दुनिया भर के अंदर एहतजाज करने का पुरअमन एहतजाज का हक होता है। लेकिन पुरअमन एहतजाज का मकसद ये होता है कि आप लोगों की डे टू डे लाइफ खराब नहीं करेंगे, आप स्कूल बंद नहीं होने देंगे, आप अमन व अमान को हाथ में नहीं लेंगे, आप कारोबार जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। और ये जत्थे लेके, बंदूकें लेके, करीने लेके नारे लगाते आ रहे थे, जिस तरह जंगजू लश्कर आते हैं, जिस तरह माजी में इधर से आने वाली फौजें हिंदुस्तान पे हमला आवर होती थी कि हमने जाके इस्लामाबाद पे कब्जा करना है, हमने जाके सदर हाउस पे और वजीर आजम हाउस पे कब्जा करना है, हमने अपनी जेल की दीवारें गिरा के और इमरान खान को रिहा करना है। जरा गौर करो मेरे साथियों, अगर गवर्नमेंट ने इनको रोकने का तरीका ना इख्तियार किया होता, वो रास्ता जो रास्ते ब्लॉक करके किया गया अगर ना होता, और ये सारे जंगजू वहां पहुंच जाते इस्लामाबाद में और ये सदर हाउस पे भी कब्जा करते, ये पहले कब्जा कर चुके हैं ना, ये पीटीवी पे हमले करते, ये वजीर आजम हाउस पे हमले करते, तो फिर ये जो हमारे मीडिया वाले साथी हमारे भाई हैं ना, जो रोज हमें कहते हैं कि हुकूमत ने थोड़ा सा हुकूमत ने कोई नालायकी का इजहार किया है, हुकूमत ने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया, अगर ये वहां पहुंच जाते, वहां आग लगा देते, पाकिस्तान को स्टैंड स्टिल कर देते, तो फिर सारा मुल्क कह रहा होता ये कैसी नालायक हुकूमत है, इन्हें पता था ना कि वो आ रहे हैं, इन्हें पता था ना कि वो ये करने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं रोका इनको। ये कहते हैं हमारे ऊपर रात को गोलियां चलाई गई, वल्लाह आलम बिस्सवाब, हमें नहीं पता, हम शाहिद नहीं हैं, लेकिन क्या करें, क्या करें, किसकी बात का एतबार करें। इनका एक लीडर कहता है 278 बंदे मारे गए, दूसरा लीडर कहता है सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए हैं, तीसरा लीडर कहता है 78 बंदे मारे गए हैं, कोई कहता है 73 बंदे शहीद कर दिए गए हैं, कोई कहता है 33 बंदे शहीद कर दिए गए हैं, कोई सिर्फ 3 पे आ जाता है, आजकल 8 या 12 की फहरिस्त चला रहे हैं। वो भाई रोज आपसे हुकूमत पूछती है कि वो लिस्ट तो दे दो, अगर वो शहीद हुए हैं तो उनके घर उनके लाशें गए होंगे, अगर वो शहीद हुए हैं तो वो हमारे भाई थे, जिन पे लाठियां बरसी हैं, जिन पे आंसू गैस चली है, वो हमारे भाई और बुजुर्ग थे, हमारे बच्चे हैं। वो इमरान खान और उसकी जमात और उसकी टीम ने उनके जहन बर्बाद किए हुए हैं, अगर उन पे उनके खून गिरे हैं, अगर उन पे लाठियां बरसी हैं तो हमें अफसोस है, खुशी नहीं है। वो हमारे बच्चे थे या बच्चे हैं, हमने उनको भी समझाना है, हमने उनसे जंगजुओं की तरह लड़ना नहीं है, हमने उन्हें समझाना है कि भाई ये जो लोग आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहे, जो कहते थे कि हमने सरों पे कफन बांध के जाना है और जिंदा वापस नहीं आना, मैंने घर वालों को कह दिया है अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरा जनाजा पढ़ा देना। किसका जनाजा पढ़े? तुम्हारी मैं क्या कहूं, लफ्ज इस्तेमाल बुरा नहीं करना चाहता, किसका जनाजा पढ़े? तुमने तो अपनी इज्जतों के जनाजे निकाल दिए, अब किसका जनाजा पढ़े हम? आप तो भाग गए। बुशरा बेगम कहती थी मैंने जाना है, डी चौक जाना है, जब तक खान नहीं आएगा वहीं बैठना है, पठानों तुमने मेरा साथ देना है। इन्होंने इस तरह इस हद तक नैरो नेशनलिज्म की बातें की हैं, पश्तून कौम परस्ती को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। पश्तून हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हम एक दूसरे के साथ यूं हैं, हम सब मिलते हैं तो पाकिस्तान बनता है। लेकिन पाकिस्तान की सारी कौमियतें, वो पश्तून हो, वो पंजाबी हो, वो सिंधी हो, वो बलोची हो, वो कश्मीरी हो, वो गिलगिती हो, वो तमाम कौमें एक जितनी गैरतमंद हैं, एक जितनी दलेर हैं, एक जितने जिम्मेदार हैं। ये मनफी रवैये मत फैलाओ अपने मकसद के लिए। फिरका वाराना और इस तरह के बरादराना जो हमारे ताल्लुक है, इसमें नफरतें फैलाना चाहते हो तो क्यों नहीं बैठे वहां पे?
और मैं आज एक और पूछता हूँ, इस्लामाबाद आने जाने वाले सारे रास्ते बंद थे। एक रूट से ये गए, क्रेनें साथ थी, लोग साथ थे, ठीक है, उन्होंने वो कंटेनर हटा दिए। एक आजकल मीडिया पे बड़ा देखे जी, वो एक बच्चा वो कंटेनर पे नमाज पढ़ रहा था, पुलिस वाले ने नीचे गिरा दिया। अब पुलिस वाले को शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया था या आईजी साहब ने हुक्म दिया था इसको नीचे गिरा दो। खुदा का खौफ करो। यानी वहां लाठियां चल रही हैं, आंसू गैस चल रही है, पुलिस रोक रही है, एक बड़ा क्राउड चल रहा है और 3 कंटेनर एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं, वो 30-32 फुट ऊपर, और वहां चढ़ के वो बच्चा नमाज पढ़ रहा है। कोई अकल की बात है? ये बात अकल मानती है? इनको झूठ बोलते हुए भी ख्याल नहीं आता। इतना बड़ा झूठ बोलो और इतनी जोर से बोलो कि लोगों को यकीन हो जाए। अब सारे लोगों को शक पड़ा हुआ है, पता नहीं वाकई खून गिरा है। ओ भाई, अगर खून गिरा है तो हमारे दिल दुखी है, हम उनको भी शहीद मानते हैं। वो नेक जज्बे से गए होंगे, वो आग लगाने ना गए, ये आग लगवाने लेके गए थे। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं, रास्ते तो बंद थे, आप लोग वो कौन सा है जी, वो मार्गला हिल्स वाला, उसको क्या कहते हैं रास्ता, पीर सुहावा रोड। पीर सुहावा रोड के ऊपर इस्लामाबाद में भी नाका था, पीर सुहावा पे भी नाका था, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद है वहां पे भी नाका था। तो कौन से रास्ते से गए हो तुम? तो 2-3 गाड़ियों में भागे, कैसे निकले थे? अगर मुकमुका नहीं था तो कैसे निकले थे? लेकिन आज भी हम कहते हैं कि बस करो, अपने बच्चों के ऊपर भी रहम करो, इस मुल्क के ऊपर भी रहम करो। आओ बैठ के, कोई अकले कुल नहीं है, ना पीपल्स पार्टी अकले कुल है, ना मुस्लिम लीग अकले कुल है, ना एस्टेब्लिशमेंट अकले कुल है। आओ सारी सियासी कुव्वतें इकट्ठे बैठे। आज पाकिस्तान में हमारे पास एक मिसाल मौजूद है। बीबी शहीद ने अपने साथ होने वाले सारे मजालिम को, ज्यादतियों को, पार्टी के साथ होने वाली ज्यादतियों को भुला के मियां नवाज शरीफ के पास जद्दा जाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। आज हर पार्टी, आज हर फोरम, आज हर अदालत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तारीफें करती है। हमने 18वीं तरमीम की, आज तमाम लोग उस तरमीम की तारीफें करते हैं कि वो पाकिस्तान का एक खासा है। वो कैसे हुआ था? हमने अपने आप को अकले कुल नहीं जाना, हम जाके बैठे, दोनों लीडरों ने बातें की, बीबी ने अपना आइडिया दिया, मियां नवाज शरीफ ने उस पर साइन किए, बाकी सारी कौमी क़यादत उसमें साथ गई और तब जाके वो साइन हुआ था। आज भी रास्ता वही है, तसादम रास्ता नहीं है, लड़ाई रास्ता नहीं है। ये जो समझते हैं कि हम फौज को, हम पुलिस को, हम रेंजर्स को, हम हुकूमत को अचानक गिरा देंगे, ये जो बांग्लादेशी मॉडल की बातें करते हैं, पता नहीं ये कौन से बांग्लादेश की बातें कर रहे हैं। बांग्लादेश में कई तरह के मॉडल चले हैं, लेकिन ये क्या चाहते हैं? हम इनको बार बार कहते हैं, आज भी रास्ता एक है। पीपल्स पार्टी अपनी असास पे खड़े होकर फिर समझती है कि मसलों का हल डायलॉग से निकलेगा। वो डायलॉग भी कामयाब हो गए थे, उसका मुआहदा भी लिखा गया था, अनाउंस होना था। उस वक्त ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया, ना लगाता तो तारीख मुख्तलिफ होती। हमने 6 मई को मुआहदा लिखना था, इमरान खान बाइकाट ना करता, आज सियासी इदारे मजबूत होते, मुस्तहकम होते और इस्टेब्लिशमेंट जगह छोड़ती। इन्होंने खुद उनको भी फंसाया है, खुद को भी। तो हमें अपने इदारों के साथ मामला करके बेहतर तरीके से सियासी जमातें इकट्ठा बैठेंगी, सियासी जहन चलेंगे और सियासी इदारे मजबूत होंगे तो दीगर इदारे उनको जगह देंगे। वरना इस तरह लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, ये नहीं, यही चलता रहेगा। आओ मिल बैठ के पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हम सारी तलखियाँ, हम सारी गलाजतें, हम अपने खिलाफ होने वाले सारे मजालिम को भूलते हैं। और फिर आज बिलावल साहब ने आपको दावत दी है कि आओ फिर बैठ के बात करने को तैयार है। मैं इस फोरम से आपके अटक में दिल खुश हुआ है आज आके, जिस तादाद में, जिस जोश जज्बे से, और इस वक्त ठंड में भी आप बैठे हुए हैं। मैं आज यहाँ एक ऑफ़र करता हूँ अपनी जमात के भी, मैं छोटा सा कारकुन हूँ, लेकिन मैं एक दावत ऑफ़र करता हूँ। इमरान खान एक वाहिद शख्स है, उसकी जमात कहती है कि डायलॉग एक रास्ता है, डायलॉग के बगैर रास्ता नहीं बनता। लेकिन खान साहब कहते हैं कि मैं सियासतदानों से डायलॉग नहीं करूँगा। इमरान खान, आप सियासतदानों से डायलॉग का इजहार करें, इकरार करें,
अपने माजी से छोड़े, जान छुड़ाएं और कहें कि हाँ माजी में गलती थी, मैं सियासतदानों से मुकालमा करने को तैयार हूँ। आपके सारे पॉइंट मुकालमे में रख लेंगे, लेकिन मुकालमा तब होगा जब आप इकरार करोगे और सियासी कुव्वतें बैठेंगी। अगर खान साहब की तरफ से हाँ हुई तो मैं अपनी जमात को, अपनी क़यादत को राज़ी करूँगा और मेरी क़यादत हुकूमत को और बाकी जमातों को राज़ी करेंगी और हम पाकिस्तान का हल, पाकिस्तान के तसादम मसाइल का हल हम मकालमे के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए आपस में बैठ के निकाल लेंगे। यही वो रास्ता है जो पीपल्स पार्टी की असास है। सो कारकुनों, साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, घबराना नहीं है। ये इमरान खान वाली बात नहीं है, ये भुट्टो वाली बात है। इसलिए कि हम जब कहते हैं घबराना नहीं है तो हम सारे इकट्ठे होते हैं। हम ये नहीं होता कि लीडर सारे घरों में भाग जाए और 950 जेलों में पड़े हो, ये नहीं होता। सो हमने मुश्किल वक्त में, मैंने पहले भी अर्ज किया ना, खानदानों पे, कबीलों पे, अफराद पे मुश्किल वक्त आ जाते हैं। जो हौसले से इकट्ठे रहते हैं, जो खानदान आपस में फूटते नहीं है, इकट्ठे रहते हैं, वो मुश्किल वक्तों पे काबू पा लेते हैं। एक नस्ल में नहीं तो दूसरी नस्ल में, दूसरी में नहीं तो तीसरी नस्ल में वो काबू पा लेते हैं। और हमारे पास आज भुट्टो शहीद का खून और बीबी का लख्ते जिगर और बीबी की बेटी, वो दोनों हमारे पास उस यकजहती, पीपल्स पार्टी की यकजहती की अलामत के तौर पे मौजूद है। बड़े तबसरे करते थे ना कि ये वरासती निज़ाम क्यों चलता है पार्टियों में। इमरान खान आज समझ आया है, जब घर में आग लगती है, जब साथी साथ छोड़ते हैं तो फिर घर वाले ही होते हैं जो अपने सीने आगे पेश करते हैं। ये पीपल्स पार्टी एक खानदान है। पीपल्स पार्टी के खानदान के सुर्खीलों ने हमेशा अपने खून पेश किए हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपने सारे साथियों को मुबारकबाद देता हूं, आपको सबको, हैदर खान आपको, आप सारे दोस्तों को, सारी डिस्ट्रिक्ट की तंजीम को, सरदार साहब आपको। और मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि पार्टी के अंदर छोटे छोटे झगड़े रहते हैं, आपने नए लोगों के लिए जगह पैदा करनी होती है। अगर पुराने लोग ही उन जगहों पे काबिज रहेंगे, मैं ही अपने ओहदे पे बैठा रहूंगा, तो फिर कौन नया आएगा? फिर नए लोग कहाँ से आएंगे? हमें अपने आने वाली हमसे पहले कुछ लोग इन ओहदों पे बैठे थे, हमें उनकी जगह मिली, आज हमें पीछे हटना है, हमें उनको जगह देनी है। और अटक वालों, आखिर में पीपल्स पार्टी के साथ आपने वफा की है तो पीपल्स पार्टी के साथ आपने वफा की है तो पीपल्स पार्टी ने आपसे कौन सी वफा नहीं की। मैं आज फिर आपको ये बात जरूर कहूंगा कि कौन सा वो वक्त था, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है तो आपका वजीर बनता है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनती है, हुकूमत में नहीं आती, हुकूमत का हिस्सा बनती है तो सरदार सलीम हैदर वजीर बनता है। और आज पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमें गवर्नरी मिली तो फिर अटक के सिर पे पग रखी गई और हमारे भाई सलीम हैदर को, जो डिजर्व करता है, जो सारे अटक की, सारे हमारे सूबे की इज्जत है, आज फिर आपको पीपल्स पार्टी ने इज्जत दी है। मैं आपको उस पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आज सरदार साहब यहाँ होते तो मज़ा होता, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पे गए हैं, मैं यहाँ अपनी ड्यूटी पे आया हूँ। तो आप सबको मुबारकबाद भी दूंगा, शाबाश भी कहूँगा। और आओ मेरे साथ मिलके इस मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, ये जो हम जिए भुट्टो का नारा लगाते हैं ना, ये बुनियादी तौर पे हम उस ताकत का, उस कुव्वत का, उस फहम का, उस रास्ते का, उसके साथ चलने का इजहार करते हैं जिस पे चल के हम पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकते हैं। तो नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए अवाम।